सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर इस वक्त तमाम एंकर हजरात जो हैं वो बड़े खुश हैं। पॉलिटिकल तुनके दोबारा लगने शुरू हुए हैं। आपको पता है कि पॉलिटिक्स जब थोड़ा सा बैक बर्नर पे हो ना तो एंकर्स तज्जियाकारों को समझ नहीं आ रही होती कि कैसे नेविगेट करना है ज़िंदगी में। लेकिन अब उनकी वापसी हुई है, एकदम से ज़रूरत पेश आई है, दोबारा से टेवे लगने शुरू हुए हैं। तो सर हम भी खुश हैं। सर हम भी खुश हैं, बिल्कुल। ऑब्वियसली हम इस चीज़ के हक़ में हैं कि सियासी तौर पे भी अमनो मान रहे, लेकिन ये एक फूल्स ड्रीम है कि सियासत नाम ही इस चीज़ का है कि अमनो मान तो मुल्क में रहता है, सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो हमेशा गर्मी रहती हैं। तो इसके अंदर हम सर ऑब्वियसली जिक्र कर रहे हैं जो PTI ने अब एक बाकायदा फ़ैसला किया है कि एक मूवमेंट का आगाज़ किया जाएगा। कल के रोज़ KP से एक काफ़िला जो है लेड बाय CM गंदापुर साहब वो लाहौर की तरफ आया, लाहौर की तरफ पहुंचा। इसके अंदर ऑब्वियसली PTI की टॉप लीडरशिप जो है, जिसके अंदर उनके इंटरिम जो चेयरपर्सन हैं बैरिस्टर गौर साहब, वो भी शरीक हुए। GT रोड का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया, रायबंड पे रुक के एक मीटिंग हुई, फिर लाहौर के अंदर बाकायदा तौर पे लाए अमल तय हुआ कि जो 5 अगस्त को बाकायदा मूवमेंट का जो ग्रैंड स्लैम इवेंट है उसकी तैयारियाँ कैसे की जाएंगी। ये एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट है और इसके मुद्दे जो हैं 2 फोल्ड। सबसे पहला, बल्कि 1 फोल्ड ही है, दूसरा तो खैर उन्होंने डाल लिया ताकि सब जरा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएं। एक तो ऑब्वियसली बानी PTI जो है उनकी जो रिहाई है उसका मुतालबा है कि वो आप करें। बहुत हो गई अब, लगभग पता नहीं 500-600 दिन हो गए सर, और 700 दिन हो गए एक्चुअली कहते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं जो 26 MPA हैं पंजाब असम्बली के, जिनको आपने निकाला है, डीसीट किया है, वो भी कहते हैं ये कलअदम फ़ैसला होना चाहिए है। इसकी कोई ना हिस्टोरिकल वैल्यू है, ना इसकी कोई मुस्तकबिल में किसी भी सियासतदान को इसका फ़ायदा होगा, तो उसको भी प्रोटेस्ट करें। और ज़ाहिर है फिर एक लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ और मुतालबात इनके होंगे, लेकिन मेन आप समझिए यही 2 हैं, जिसके अंदर दूसरा वाला तो बहुत नीचे आता है। मेन चीज़ यही है, खान साहब को अब बस आप रिहा करें ताकि मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ। उसके साथ साथ सर ये भी चहमगोइयाँ पिछले हफ्ते 10 दिन से चल रही हैं कि खान साहब के जो साहबजादे हैं सुलेमान और कासिम, उनकी भी आमद है पाकिस्तान में। उनके अपने ट्विटर पेजेस पे आप जाएँ तो वो भी वोकल होना शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा आज से महीना 1.5 पहले एक इंटरव्यू जो था वो भी उन दोनों का हुआ था, एक पॉडकास्ट ओरिएंटेड इंटरव्यू जिसमें दोनों ने बैठ के कहा था कि हमारे वालिद साहब को आप अब जेल से छोड़ें। उसके बाद उनके ट्विटर पेज पे बाकायदा उर्दू के अंदर ट्वीट्स जो हैं वो नशर हो रही हैं, जिसके थ्रू वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि बस बहुत हो गई, अब आपने गलत रखा है, उनको बाहर निकालें। ये एक अलग बहस है कि उनको यहाँ आने दिया जाएगा या नहीं। राना सनाउल्लाह और दीगर और नून लीग अरकान ये कहते हैं कि वो चूँकि फ़ॉरेन नेशनल्स हैं, उनको ये हक़ हासिल नहीं है कि वो यहाँ आके बाकायदा एहतजाज करें। तो ये अगेन एक टेक्निकलिटी है जिसको देखना पड़ेगा एक कानूनी नुक्ते नज़र से। और उसके साथ साथ यहाँ उनका आना कितना प्लॉजिबल है, लेकिन ये मूवमेंट जो है उसका अगर तो कोई सरप्राइज़ इवेंट होने को जा रहा है तो वो तो यही होगा जी, खान साहब के जो बेटे हैं वो आए हैं अपने वालिद साहब को यहाँ पे छुड़वाने। और ज़ाहिर है सर इसके अंदर फिर आप जैसे आपने तुनके कहे, ये तो सिर्फ तुनके नहीं है, ये तो बाकायदा पेची हैं। सर ये वाकई बड़ा, वैसे तो सुनने में मुश्किल लगता है कि वो आएंगे पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है उनकी एक अपब्रिंगिंग बड़ी प्रोटेक्टेड से माहौल में हुई है, तो उनके जो वहाँ पर गार्डियंस हैं, उनकी जो वालदा हैं, वो मेरे ख़्याल में बहुत कोई सेफ़ महसूस नहीं करेंगी कि इतने मील दूर उनके बच्चे एक पॉलिटिकल रैली में हिस्सा लेने जाएं। तो इसलिए इम्कान कम लगता है कि वो आएंगे। लेकिन अगेन ये ख़बर या ये चहमगोई कि वो आ रहे हैं, उससे खलबली तो मची है। और उसकी वजह जो ये है कि बड़े अरसे से जब भी खान साहब की रिहाई की बात होती थी तो राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं वो ये कहते होते थे कि जी वो अदालत है, उन्होंने सज़ा दी हुई है, हमारा इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, आप अदालत में अपील कर लें, आपने उनके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करना है वो कर लें, हुकूमत क्या करे इसमें बीच में। लेकिन अब उनको राना सनाउल्लाह साहब को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं कि देखें जी वो तो फॉरेन नेशनल हैं, तो वो तो अगर आएंगे तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, तो हम उनको फिर कैसे डील करेंगे, ये फिर हुकूमत ज़िम्मेदारी ये अपनी निभाएगी, इस तरह की चीज़ें उन्होंने कहनी शुरू कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब एक प्रॉब्लम तो है।
दूसरी चीज़ ये है कि इस पे अब पीटीआई पे दो तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। मतलब एक तो ये लोग ये कहते हैं कि जी अगर उनके बच्चे आ गए तो वो तो सारी ज़िंदगी मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ रहे हैं, तो ये तो फिर मरूसी सियासत हो गई। लेकिन अगेन उसमें जो पीटीआई के हक़ में है वो ये कहते हैं कि जी अगर तो उनके बच्चों को कोई पार्टी पोजीशन मिल रही है तो फिर तो वो मरूसी सियासत है। अगर वो सिर्फ एहतजाज करने आ रहे हैं, जिसकी वो एक मिसाल भी देते हैं कि उनकी बहनें जो हैं वो तकरीबन 1 साल से एहतजाज कर रही हैं, अभी तक उनको भी पार्टी पोजीशन कोई नहीं मिली, तो मरूसी सियासत ये नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो वो तज़किरा आपने भी किया कि जी वो पाकिस्तानी नेशनल शायद नहीं है, उनके बच्चे शायद हों भी, पैदा तो यहीं हुए थे, शायद उनके पास भी नाइकॉप हो। हाँ जी। लेकिन अगर ना भी हों तो फिर क्या उनके पास ये हक़ है एहतजाज करने का या नहीं है? अगेन पाकिस्तान में वो जो कवानीन हैं वो देखने पड़ेंगे। जैसे बरतानिया जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे तो हमने अक्सर देखा है कि 10 डाउनिंग रोड पे वो लोग भी एहतजाज कर रहे होते हैं जो बरतानिया के शहरी नहीं होते। अमेरिका में भी चले जाएं आप, कोई हर जगह आप शहरी और मुल्क के आप नेशनल होना ज़रूरी नहीं है, एहतजाज। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो बाकी के 5 तारीख से बहरहाल ये काम शुरू हो जाएगा, वो आए ना आए, तो एक चीज़ तो ये है कि हमने क्योंकि कम से कम 2 पीटीआई के एहतजाज ऐसे देखे हैं जिसमें क्या कहते हैं नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, लोग ज़ख्मी भी हुए। तो जाहिर है इस सिचुएशन से तो बचना चाहिए दोनों को, पीटीआई को भी, हुकूमत को भी, और अल्लाह करे कि सब कुछ बखैरी आफियत हो जाए। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि उनकी जो एहतजाज की कामयाबी है, जो पीटीआई है वो कितने दिन तक एहतजाज करने की ताकत सकत रखती है, फिर अगर इनके बच्चे अगर आ जाते हैं तो फिर क्या एहतजाज जो है उसकी नौयत ज़ाहिर है 26 नवंबर से बदल जाएगी, क्योंकि अगर बीच में 2 फॉरेन नेशनल्स मौजूद हैं और इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है तो फिर अगेन दोनों साइड्स को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। सो ये सारे सवालात हैं कि क्या जब वो रैली के लिए निकलेंगे, हमने देखा 26 नवंबर को उनको रोकने की कोशिश की गई रास्ते में, वो तो खैर नहीं रुके, पंजाब के काफ़िले रुक गए, केपी के काफ़िले नहीं रुके, केपी के काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचे, उसके बाद को 15 मिनट के लिए लाइट गई, उसके बाद जब देखा तो वो वापस जा रहे थे। अब वो 15 मिनट में क्या हुआ वी डोंट नो। लेकिन अब अगर ये एहतजाज करने जा रहे हैं तो क्या हुकूमत या रियासत अपने आप को इतना मजबूत समझती है कि उनको रास्ता रोकने की भी ज़रूरत नहीं, वो आकर 3-4 दिन बैठ भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर से रोका जाएगा और अगेन सलमान कासिम की अगर आमद होती है तो फिर क्या अप्रोच होगी? सर बिल्कुल, देखें इसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास एक बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसी चीज़ हो चुकी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही है, जो अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनकी मुखालफत कर रही होती है, जो कि नून लीग होती है, और इस सूरत में नून लीग और ज़ाहिर है उनकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन मैच तो इन्हीं 2 पार्टीज़ का हमेशा से है। तो इसके अंदर हिस्ट्री तो हैज़ नॉट बिन काइंड। आप देख लें तमाम एहतजाज जो रहे हैं, आप पहला भरा धरना भी ले लें, हालांकि वो धरना था और उसके अंदर से जो माली नुकसान हुआ उसकी तो वैल्यू ही नहीं कोई लगा सकता, लेकिन उसके बाद फिर क्या चीज़ें होनी पड़ी कि ये मामला ख़त्म है। आपको याद है, आई थिंक APS के बाद ये कॉल ऑफ किया था, तो और उसके बाद फिर जो हुआ दैट इज़ देयर। लेकिन PTI उसके बाद पावर में आई, उसके बाद पावर से गई, फिर बहुत ज़्यादा एहतजाज शुरू हुए, और उसके अंदर फिर खान साहब को गोली भी लगी थी एक वाक़े में, उसके बाद 9 मई भी हुआ था, उसके बाद ये नवंबर का भी एहतजाज हुआ था। तो इसके अंदर कोई भी आउटकम जो है वो कभी हम ये नहीं कह सकते बड़ा पॉजिटिव आउटकम है, ये टेबल पे बैठ के उन्होंने एक दूसरे से बात कर ली, ये आउटकम हमने आज तक देखा नहीं है। और इसकी ये वजह नहीं है कि हुकूमत बाय इटसेल्फ इस चीज़ से इनकारी है कि हमने नहीं बैठना टेबल पे। हुकूमत का तो मौक़िफ़ ये है कि जी आप आके हमसे टेबल पे बैठ के बात करें, जो कभी कभार मुज़ाकरात का मूड बनता है और ख़त्म होता है। PTI अलबत्ता जो है इस चीज़ पे नहीं आती, और अगेन ये ज़ाहिर है बानी PTI की खान साहब की लाइन है एक कि जी हमने बात नहीं करनी, मैंने किसी एक ही ग्रुप है उनसे मैं बात करूंगा और आपसे बैठ के बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनका पूरा पार्टी का जो डायनामिक है या उनकी पॉलिसी जो है वो तो है ही कि मैंने इनसे बात नहीं करनी। एक तो ये बात इस तरफ होगी। दूसरा सर जो उनके बच्चों का, वैसे तो मेरे ख्याल में बहुत अनलाइकली है कि वो किसी भी प्रोटेस्ट में यहाँ पे आएंगे और शरीक होंगे, लेकिन जाहिर है वेयर देयर इज़ स्मोक देयर इज़ फायर के वो इतने एकदम से एक्टिव जो हुए हैं, एक तो सवाल पैदा होता है कि वो ख़ुद से कर रहे हैं, उनको ख़ुद से ये उनके अंदर ये ख्वाहिशात उजागर हुई है कि जी हम अपने
वालिद के लिए ये एक कोई तरीक़ चलाएं, या कोई पीछे कोई लोग हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट जो है उसके ऊपर जो ट्वीट्स मैंने देखी हैं वो उर्दू बाकायदा अच्छी उर्दू में लिखी हुई है, तो ये मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो खुद बैठ कर उन्होंने इतनी अच्छी उर्दू लिख ली। आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। तो कोई ना कोई तो उनको हेल्प भी कर रहा है, ये बात काफ़ी वाज़ेह। तो अब लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में हमें ये नहीं, हम फॉर सर्टेनिटी नहीं कह सकते कि क्या इसका आउटकम होगा, बट एक सर शिफ्ट है जिसकी वजह से जो इसके अंदर एक ना पीटीआई के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, उनके नुकसानदेह हो सकता है कि अब पाकिस्तान जो है उसको आप एक डेट से ना आगे और पीछे गिन सकते हैं, और वो मई का पहला हफ्ता है जिसके अंदर आपकी जंग लगी हिंदुस्तान के साथ, जिसमें हमने बाकायदा तौर पे उनको शिकस्त दी। ये बात अब तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। एयरफोर्स आपकी हो जाए, फ़ौज हो जाए, नेवी हो जाए, सब ने कलेक्टिवली इस चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से किया। तो जो एक माजी का सेंटिमेंट था जिसको आप यहाँ पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट कह सकते थे या एंटी फ़ौज कह सकते थे, उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है सिंस जो ये चीज़ थी। तो अब वो कितने बंदे रैली कर पाती है पीटीआई कि जी आए हम इनसे ना लड़ने लगे, हम इनसे जो है एक एहतजाज करने लगे। हम हुकूमत भी ज़ाहिर है शायद साथ ही थी इस सारी ऑपरेशन के अंदर जो बनाना महसूस था, हुकूमत एंड फौज। तो क्या अवाम अब ये कहने को तैयार है कि जी हम आपके फिर भी ख़िलाफ़ हैं? मेरा अपना ख्याल है ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसके अंदर पीटीआई को अपने लोग रैली करना, और रैली करने के बावजूद ये कहना कि जी बाकायदा तौर पे हम 5 अगस्त को जो भी इनका प्लान है करने को वो हम करेंगे, ये ज़रा मुझे ये भी मुश्किल लग रहा है। बच्चों का आना तो मुश्किल है ही, मुझे तो ये भी मुश्किल लग रहा है। देखिए, बुनियादी बात वही है कि जो मुज़ाकरात नहीं हो पाते उसकी वजह यह है कि खान साहब यहाँ उनकी पार्टी जो पहला एजेंडा पॉइंट पेश करते हैं वो उनकी रिहाई का है। हाँ जी। अच्छा, अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हुकूमत कर ही नहीं सकती, ये अदालत ने करना है। सो बुनियादी मसला ये है कि ये जो पूरी मूवमेंट आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके तहत खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे और ये हुकूमत का तख्ता हो जाएगा, उसके लिए कुछ मारूजी ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ का चेंज होना ज़रूरी है। आपने जिस तरह से कहा ना कि अभी 3 महीने नहीं हुए जंग ख़त्म हुए को, और उस जंग में मौजूदा जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है उसने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को इंतज़ार करना चाहिए एक थोड़े से टर्निंग पॉइंट का, कि जहाँ पर मुल्क की खुदा न खास्ता इकॉनमी जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो या कोई और उसमें मसला पेश आए, तो वो एक टाइम होगा आने का, आके बताने का लोगों को कि देयर इज़ अनदर ऑप्शन, वी आर दैट ऑप्शन, कंसिडर अस। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पिछले 3, 4, 6 या आप नवंबर से ले लें, नवंबर से अभी तक में कोई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस, हालात ख़राब नहीं हुए, तो इसलिए इसकी कामयाबी जो है वो बहुत डाउटफुल है। हाँ बिल्कुल सर, और आप इसको जैसे मर्ज़ी आप प्ले आउट कर लें, पीटीआई के लिए मैं ये भी समझता हूँ कि पीटीआई के लिए ज़रूरी क्यों है। आप देखें, जब किसी को आप जैसे कहते हैं जी दीवार के साथ लगा दिया आपने, अब पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जिसको मौजूदा हुकूमत है, अब मखसूस नशिस्तों वाला जो फ़ैसला था वो हैरान कुन तो नहीं था, वो तो हमारी खुशफहमी थी कि जी ये शायद चीज़ ऐसे ना हो और उनको नशिस्तें उनकी जो हैं वो अलॉट हो जाएँ और मिल जाएँ। लेकिन वही उससे बड़ा बरक्स हुआ कि उन्होंने मज़ीद उनको लगाया दीवार के साथ, और जो उनकी उसके बाद ये अप्रोच हमें नज़र आ गई कि ये मूड नहीं है स्पेस देने का, गैप देने का, रिलीफ देने का, और वो तो चले मखसूस नशिस्तों की हद तक ही नहीं है, तो खान साहब की रिहाई तो एक बहुत दूर की बात है। और वो कहें जैसे आपने कहा कानूनी रास्ता अपना इख्तियार होता रहेगा, और उसके बाद उनको रिहाई अगर कानूनी रास्ते से मिल जाती तो मिल जाए। वैसे सर हमने देखा है यहाँ पे जब आपने किसी को रिहा करना हो तो कानून जो है वो अपने रास्ते जो है वो तब्दील भी कर लेता होता है। आपके आने से पहले बेलें हो गई होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगेन मेरा वही वाला पॉइंट है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट का एक स्टांस है फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पावर, आपने इकॉनमी का भी जिक्र कर दिया, उसको डिबेटेबल है, लेकिन तासुर ये है कि जी स्टेबल है देन बिफोर। दूसरा, पोस्ट वॉर एक एरा में हम हैं जिसके अंदर कभी भी ये शक व शुबात हैं कि जी हम साया मुल्क जो है एक और हमला कर सकता है, तो आपने नेशनल सेंटिमेंट जो है बड़ा पॉजिटिव रखना है, अपबीट रखना है, नंबर 2। और नंबर 3 के हुकूमत ने अपने कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी दिखा चुकी है मखसूस नशिस्तों वाली चीज़ के ऊपर से, और अब ये करना इसलिए मैं कह रहा हूँ उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग बड़ा इसको ना मैक्रो लेवल पे देखते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखना भी चाहिए मैक्रो लेवल पे कि भाई उनके पास स्ट्रीट सपोर्ट है या नहीं है। पीटीआई ने नवंबर से लेकर अब तक कोई ऐसी चीज़ की नहीं जिससे उनको भी इस चीज़ की तसल्ली हो कि जी हमारी स्ट्रीट सपोर्ट है या नहीं है। वो तो अब एक ततासुर है ना कि जी पीटीआई स्ट्रॉन्ग बड़ी है, भाई बड़ा स्ट्रीट सपोर्ट है।
उस चीज़ को अपने जहन में भी और अपने पॉलिटिशियंस जो आपके दीगर आपके इर्द गिर्द हैं, जो रहनुमा हैं पार्टी के, उनके लिए भी ज़रूरी है और आवाम के लिए भी ज़रूरी है, जो पीटीआई के साथ दौल वो लगा के बैठे हुए अपने होप्स एंड एम्बिशंस के जी, इनके पास स्ट्रीट पावर बड़ी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है टाइमिंग का ख्याल करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि नवंबर से लेके अभी तक मईशत ले लें, वॉर परफॉर्मेंस ले लें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले लें, तो आपको हालात बेहतर ही नज़र आएंगे और ख़राब नहीं नज़र आएंगे नवंबर से लेके अभी तक। सो दिस इज़ नॉट द टाइम। मतलब ये भी हो सकता है कि पीटीआई की बहुत बड़ी वाकई सपोर्ट हो स्ट्रीट के अंदर, लेकिन क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अभी हालात बहुत उस नहज पे ख़राब नहीं हुए जिस पे हमें निकलना पड़े, तो वो शायद ना निकलें, और अगर वो ना निकले तो पीटीआई डीमोरलाइज हो जाएगी 5 अगस्त को। तो ये भी ख्याल रखना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल मूव से पहले कि क्या ये टाइमिंग दुरुस्त है, और कहीं अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ना निकले तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे लोग, हम खुद एज लीडर्स मज़ीद डीमोरलाइज हो जाएंगे। वो जो अगर खान साहब ने साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद बाहर निकलना है तो उसको मज़ीद धक्का लग जाएगा, वो बात 3-4 साल तक चली जाएगी। अगर हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को ये अंदाज़ा होना है कि जी अब ये इस सेटअप के साथ बहुत आगे नहीं चला जा सकता, तो एकदम से उनकी होप्स बन जाएगी कि नहीं नहीं अभी तो सब कुछ ठीक है, हम तो आराम से 3 साल और पुल ऑफ कर जाएंगे। सो अगेन बैड टाइमिंग इन पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आपको नुकसान और आपके अपोनेंट को फ़ायदा, तो इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइमिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। ज़ाहिर है वन होप्स के इन्होंने कुछ सोच समझ के मामलात जो हैं वो आगे ले जा रहे हों कि हम ये कर रहे हैं, और हम इसी सोच से कर रहे हैं कि हमने इस वक्त जो है कोई ना कोई शो ऑफ पावर करनी है, वही आपकी वाली बात। लेकिन अगर टाइमिंग जो है दुरुस्त नहीं है तो फिर चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ायदे में नहीं, मज़ीद नुकसान में जाएंगी। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, स्टे ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आपको पता है कि इस पंजाब गवर्नमेंट जो है उनका एक एजेंडा है कि आपने डेवलपमेंट करनी है पंजाब के अंदर। ये उनके ना सिर्फ मंशूर का हिस्सा है, बल्कि जो जो चीज़ें हुई हैं साल सवा साल में, नेमली लाहौर के और दीगर पंजाब के एरियाज़ में, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड ज़्यादा लगती हैं। और ये खैर नून लीग का एक स्टाइल भी है, ख़ास तौर पे लाहौर शहर को लेके। तो इस दफ़ा सर आपको पता है बजट की कोई भी चीज़ हो तो बजट जो है सबसे पहले सोचा जाता है, फिर बजट जो है उसकी ओर मुशावरत होती है, फिर बजट एलोकेट कर दिया जाता है। जब बजट एलोकेट कर दिया जाए तो उसके बाद बड़ी कम हमने देखा है कि वो बजट जो है उसकी वापसी हो जाती होती है, बट कम होती है। तो इसी तरह सर जो पंजाब के दीगर जगहों पे जहाँ पे काम हो रहा है, उसमें से एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो NA 120 जो कि स्पीकर असम्बली, नेशनल असम्बली या सादिक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके ऊपर वो हफ्ते के रोज़ एक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ही गुफ्तगू कर रहे थे तमाम लोगों से, और उसमें उन्होंने प्रेज़ किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, PMLN के प्रेसिडेंट हैं जो, और मरीम नवाज साहिबा को, कि उन्होंने 35 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं NA 120 के लिए। और उस पर वो कह रहे हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज वगैरह जो का निज़ाम जो कि ख़राब है NA 120 में, उसके ऊपर अब बाकायदा तौर पे पैसे मुख्तस हो गए हैं। पंजाब के अंदर जो फेजेज़ हैं पंजाब गवर्नमेंट के डेवलपमेंट बजट, जो सिर्फ लाहौर की हद तक अगर बात की जाए तो वो 2 फेजेज़ में है। पहला फेज़ में 70 बिलियन जो कि लग रहा है, और दूसरे फेज़ में मज़ीद 70 बिलियन, 140 बिलियन जो है वो टोटल लाहौर पे लगना है। तो इसके साथ साथ इन सारी और जगहों जो और MNAs और लोग जो है नून लीग के जो मुस्तफ़ीद हैं इससे, एक में अताउल तारड़ साहब जो हैं वो भी जो है NA 127 के हैं। उसके अलावा जो अलीम खान साहब है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IP के NA 117 के, उनको भी बजट मिला है। PMLN के जो खोखर ब्रदर्स हैं उनको भी NA 126 NA 125 की सीटें जीतें, उनको भी इस बजट से चीज़ें मिलेंगी। तो सब ने शुक्रिया अदा किया है मरीम नवाज साहिबा का और मियां नवाज शरीफ साहब का कि ये बजट जो है लाहौर की बेहतरी के लिए दिया जा रहा है। तो ओन चौधरी को क्यों नहीं पैसे दिए? हल्का 126 सलीम खान साहब को दे दिया। उनको भी बड़ा देखे ना, सबसे मुश्किल सीट तो ओन चौधरी साहब ने निकाली थी क्योंकि हल्का 126 आपको पता है कि PTI का गढ़ है और वहाँ से खड़े भी राजा साहब हुए थे। तो सबसे जो टफ फाइट थी जो कि जीती ओन चौधरी साहब ने, तो उनको तो सबसे ज़्यादा फंड्स बनते थे। जी सर बिल्कुल। 9 तारीख को जब उन्होंने लड़ना शुरू किया तो सर उसके बाद से दूसरी चीज़ सर ये है कि अगेन ऑप्टिक्स जो है ना, मतलब जाहिर है वैसे तो हक है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं तो होनी है
और अगर यहाँ पे हो रही है, ज़ाहिर है लाहौर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन अगेन ऑप्टिक्स 2-3 तरह की ना, कि मतलब एक तो ये कि आप MPAs भी छोड़ें, MNAs को मिल रहे हैं जी। और हालांकि वही चीज़ कि अगर यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम होता तो वो ये सारे पैसे बल्दियात को जाते। दूसरी चीज़ ये है कि अगेन वो जो बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा गिला है कि जी, क्योंकि जो आपका सारा डिवीज़न ऑफ फंड्स है वो क्योंकि होती है आबादी के तनासुब से, तो वो कहते हैं कि जी वो जितनी सीटें पूरी नेशनल असम्बली की बलूचिस्तान में है उतनी खाली आपके पंजाब के एक एक शहर की है। तो जाहिर है कि फिर वो जो फंड्स होंगे वो वहाँ ज़्यादा जाएंगे और यहाँ कम आएंगे। सो ये इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, दोनों चीज़ों को, कि एक तो ये है कि हम तो बल्कि अब उस जगह पर आ गए हैं कि शायद हमें इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए कि अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाते हैं, मैनेजमेंट उसकी अच्छी कर पाते हैं, तो शायद, और वो अगेन वो मैनेजमेंट कई तरह से हो सकती है। उसका ये तो एक मार्कर है ना कि आपका ग्रोथ रेट नीचे आ जाए। अगर आप वहाँ से उनको किसी और जगह मुंतकिल कर पाते हो, ठीक है, किसी कम आबाद एरिया में, तो वो भी शायद मैनेजमेंट के ज़ुमरे में आएगा। सो बुनियादी चीज़ें ये है कि इनको इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अब जिस जगह पर आ चुके हैं कि आबादी एक बहुत बड़ा मसला है। और अगेन वैसे तो सिंध से लेके KP तक यही बात होती है कि वहाँ पे जो बल्दियाती निज़ाम है वो बिल्कुल एक टोकन की तरह है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर भी जो मेयर हैं उनको इवेंचुअली जाना CM के पास ही पड़ता है कोई अप्रूव करवाने के लिए चीज़। लेकिन चलें, टोकन के तौर पे है, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम जमहूरियत की बात करते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत भी कौन सी कोई बहुत खालिस है, लेकिन अगर रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथन भी हो जाएगी। तो बल्दियाती निज़ाम वहाँ पे जब है, आज है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मजबूत भी हो जाएगा। पंजाब का एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे तो अभी है ही नहीं, तो अभी तो उसने पहली दफ़ा आना है, पता नहीं कब, और फिर उसकी मजबूती का सफ़र शुरू होगा। तो तब तक ये खबरें आती रहेंगी। अगेन मतलब हमारा तो शहर है, बड़ी अच्छी बात है, अगर यहाँ पर पैसे लग रहे हैं हम तो खुश हैं। लेकिन दीगर शहरों में, दीगर सूबों में जब लोग ये चीज़ सुनेंगे कि डेवलपमेंट फंड MNAs को मिल रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ लगता है सुन के। एक तो ऑफ लगता है, देखिए दूसरा ये छोटी रकम की बात नहीं हो रही, 70-35-70 बिलियंस में बात हो रही है। ऐसे दूसरा देखें, एक तो ये कि बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, दूसरा ये भी कि आपने पैसे किसके हाथ में देने हैं। देखिए, अगर एक बिज़नेस ओरिएंटेड चीज़ हो ना और उस बिज़नेस के अंदर लीकेजेस हों और मसले मसाइल हों, उन लीकेजेस को प्लग किया जाता है, उन लीकेजेस को ठीक किया करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की जाती। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपकी फ़िरोज़पुर रोड है और आप कहते हैं जी कि ये ख़राब है, कोई भी सड़क हो, पानी खड़ा हो रहा है यहाँ पे, सड़क के अंदर खड्डे हैं, सीवरेज सिस्टम बहुत गंदा है, व्हाटएवर, तो यहाँ पे बात शुरू और ख़त्म होती है कि इसको नया बना दो। इस बात से कतई नज़र कि ये 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले ये चीज़ हुई हो, उस पर कभी नहीं सवाल उठता कि यार तब क्या हमने गलत किया, ताकि उससे सीख के वो चीज़ें, वो होल्स प्लग किए जाए। लिटरली यहाँ पे होता है कि इसको नया कर दो, इसको ठीक कर दो। अब आप अगर DHA के इलाके में जाएँ तो वहाँ पे बहुत लंबी सड़क है जो ना DHA की है ना LD का, पता नहीं किसकी, बट उस पूरी सड़क को रिकार्पेट किया गया है। मेरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में ये मैं को 5वीं-6वीं दफ़ा देख रहा हूँ कि एक सड़क जो है रिकार्पेट, अमूमन सड़कें जब कार्पेट हो जाती हैं उसके बाद उनको आप रिकार्पेट बड़े सालों तक नहीं करती। यहाँ पे आप देख रहे होते हैं एक ही सड़क जो बनी थी वो कुछ देर बाद रिकार्पेट हो रही। इसके 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि हमारी थॉट प्रोसेस ही ये है कि यार नया कर देंगे ना तो ये मसला हल हो जाएगा, मसला नहीं हल होता, नया कर देते। दूसरा इसके अंदर ये है कि आबादी, जिससे आपने जिक्र किया कि जी एक शहर है जो कि लाहौर है, वहाँ पे सब आके रहना चाहते हैं, रोज़गार कमाना चाहते हैं, अच्छी बात है, एक अर्बन सेंटर है आपके मुल्क का, वहाँ पे करना चाहते हैं। लेकिन फिर लाहौर ने भी तो देखना है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितने लोगों को बर्दाश्त एज शेयर कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। और उसके अलावा सर आप देखें इसके अंदर जो एक पॉइंट है जिसको हम जिक्र नहीं कर रहे, लाहौर में आप आज से 20-25-30 साल पहले चले जाए तो लाहौर में मेरे ख्याल में लेस दैन 100 फीट में पानी आ जाता था, साफ़ पानी। अब आप 200-300 फुट जाए नीचे तो पानी नहीं मिलता, तो वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है। लाहौर के अंदर पानी के मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे आने वाले सालों के अंदर, वो कम नहीं होंगे। इस चीज़ पे भी गौर होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आप बजट बिल्कुल लगाएं लाहौर के अंदर, हमसे ज़्यादा कौन खुश होएगा, लेकिन आप बेसिकली MNA ओरिएंटेड चीज़ कर रहे हैं, ना ही MP ओरिएंटेड है, ना ही बल्दियाती, तो छोड़ ही दें, MNAs को जा रहे हैं, जो कि सर बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल में। सर मैं नहीं सीरियसली कह सर, देखें जो पॉलिटिकल सिस्टम आपने बनाया है कि भाई आपका फेडरल से फ़्लो करेगी सारी पावर,
वो आएगी सूबों के अंदर और सूबों के थ्रू जाएगी इसके अंदर। तो पंजाब गवर्नमेंट ने बेहतरीन चीज़ की है, उन्होंने मिडिल मैन कट कर दिए। उन्होंने कहा जी क्या हम MP शैम्पी करें, जो बड़ी सीट जो विक्टर हैं यहाँ पे, इस केस में याद सादिक हैं, ताताड़ साहब हैं और दीगर खोखर साहब हैं, साहिबान हैं, उन्हीं को कह देते हैं ताकि वही डेवलपमेंट फंड को बेहतरीन सोच सकते हैं कैसे खर्च करना है, वही उससे क्रेडिट ले सकते हैं और फेडरल भी खुश, सूबाई लेवल पे जो शहरी हैं वो भी ज़ाहिर है खुशी होंगे, डेवलपमेंट हो रही है। तो इसमें विन विन ही है, मुझे तो कुछ मसला नहीं समझ आ रहा। जी सर, ये पूरी दुनिया में अब जो अर्बन डेवलपर्स हैं जो इस फील्ड में तालीम हासिल करते हैं, वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि एक शहर को बड़ा करने के बजाय छोटे छोटे कई शहर आबाद कर देने चाहिए। और बाय द वे ये हमारे मज़हब में भी है कि एक शहर को बड़ा मत करो, छोटे छोटे नए शहर बना लो। अब पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान को छोड़े, पंजाब में आप ये देखिए कि जो साउथ पंजाब है वो तो खैर आप पहचान ही नहीं सकते कि ये एक सूबे के दो हिस्से हैं, वो वहाँ पर इतनी कम डेवलपमेंट हुई है। लेकिन आप अगर सेंट्रल पंजाब में ही रहें, आप लाहौर के ज़रा रेडियस से थोड़ा सा बाहर निकलें तो आपको उसमें इतना स्टार्क डिफरेंस नज़र आएगा कि किधर लाहौर और किधर बाकी के शहर। अब बात ये थी कि जब आप बाकी के शहरों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, और इन्वेस्टमेंट होती क्या है, मेरा तो ये ख्याल है कि वो ठीक है, सड़क भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आप एक अच्छा हस्पताल और एक अच्छा स्कूल बना दो तो जिस शख्स का मुआशी तौर पर काम चल रहा है अपने शहर में, वो उसके दिल में कभी उमंग ही नहीं पैदा होगी कहीं और जाने की। दो बेसिक चीज़ें, स्कूल और अस्पताल अगर हो, सो आप जब ये नहीं दे पाओगे और वो सारा कुछ आप लाहौर में करोगे तो लोगों को मजबूरन लाहौर आना पड़ेगा। और जैसा कि आपने फरमाया है कि लाहौर की कैपेसिटी अब नहीं है, आप करके देख लें। और इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली जिस तरह आप कह रहे हैं पानी, दीगर इशूज़, जब ये लिवेबल नहीं रहेगा और यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी होंगी और लोगों की भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ी हो चुकी होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो यहाँ पे रहते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ हाउसिंग बहुत ज़्यादा है, इनको जब दोबारा किसी और जगह मुंतकिल होना पड़ेगा और फिर यहाँ पे जो सारी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, ना यू कैन टेक दैट आउट, ना दे कैन सेल इट ऑफ, तो वो एक अजीबो गरीब सिचुएशन होगी। ग्लोबल वार्मिंग आपके सामने है और दीगर मसाइल आपके सामने हैं, अभी से सोचना शुरू करें। अभी सोचिए सर, बिल्कुल इसके ऊपर हम इसको कैरी ऑन करते हैं, थोड़े इसके अंदर एक दो और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर के अंदर जो अब बजट भी मुख्तस हो रहे हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट होगी लाहौर के अंदर। वैसे ही पिछले एक साल के अंदर बहुत और चीज़ें भी हुई हैं, सीवरेज से लेके आपकी CBD से लेके और जगह जो हैं वो बनी हैं। तो इसके अंदर सर बात ये है कि आप अगर एक शहर पे कंसंट्रेट करेंगे तो बाकी शहर ज़ाहिर मुतासर होंगे और वहाँ पे लोग नहीं जाना चाहेंगे। ये तो देखें, जो मैं बात ये नहीं कर रहा कि जो एक बिल्कुल ही मिडिल क्लास ओरिएंटेड शख्स हो, अगर आप अपर एलीट में भी चले जाएँ तो उनके कारोबार शायद अपने अपने शहरों में हो। वो सियालकोट हो सकता है, वो फैसलाबाद हो सकता है, वो और गुजरांवाला हो सकता है। बड़े बड़े वहाँ पर इंडस्ट्रियल माइट्स बैठी हुई हैं जो जिनको एलीट्स कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनकम, लेकिन सबकी बेस लाहौर है, उनका कारोबारी मामलात वहाँ पे हैं, बेस लाहौर। और आप इस तरह से देख लें कि चले मैं सिर्फ सियालकोट की मिसाल देता हूँ कि पहले जिन लोगों को मैं जानता हूँ जिनका कारोबार सियालकोट में, जो कि स्पोर्टिंग गुड से लेकर दीगर और चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट भी होती हैं, बड़ा कामयाब एक, अगर सियालकोट की अपनी इकनॉमिक्स देखें तो एक कामयाब शहर माना जाता है। पहले उनके लिए लाहौर से सियालकोट सफ़र करना एक मुश्किल चीज़ थी, अब अलबत्ता वो अपना एज ए डेली कम्यूट उसको कर सकते हैं, बड़े मैनेजेबल है। मतलब आपको लेस दैन 2 आवर्स में आप जा भी सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं, क्योंकि वो हाईवे जो है वो भी बनाई है आपने कि वो लाहौर तक जुड़े। सो ना सिर्फ ये कि लाहौर के अंदर आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि लोग यहाँ आएँ और यहाँ ही पे रहें और इस शहर की आबादी बढ़े, बल्कि जो लोग बाहर से ये सोचते भी थे कि यार लाहौर आना बड़ी मुश्किल वाला काम है, उनको सड़कों की भी सहूलतें जो हैं वो दी जा रही हैं। ना कि आप ये करते कि जी आप उस शहर के इशू समझते कि जी सियालकोट में रहने का क्या मसला है, हाउसिंग हो सकती है, सीवरेज हो सकती है, स्कूल्स हो सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन की सारी चीज़ हो सकती हैं, उस पर फोकस नहीं कर रहे। बट क्योंकि लाहौर का मीटर डाउन है और चल रहा है, मतलब एक टैक्सी है चल रही है, उसके अंदर सवारी हो ना हो, उसके अंदर चलता रहना, तो कहना सवारियाँ बैठा लो, तो वो वाला निज़ाम जो है थोड़ा सा अजीब व गरीब ना है, बल्कि उसके अंदर आपको, जैसे आपने कहा, इवेंचुअली फिर अगर
बहुत ज़्यादा आबादी होगी यहाँ की और मैनेजेबल ना हो तो फिर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, अभी वो जो कराची लियारी वाला बिल्डिंग कोलैप्स के बाद लाहौर में भी एक इंस्पेक्शन की गई और पता लगा कि 84 इमारतें ऐसी हैं जिनकी हालत मखदूश है। उनमें से 29 तो ऐसी हैं जिसके बारे में ये ऑर्डर दिया गया है कि इनको फौरी तौर पर विकेट करवाया जाए। बात फिर वही है कि विकेट उधर से करवाएंगे तो कहाँ रखेंगे? अगेन ऑलरेडी हाउसिंग इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो मतलब एक्सपेंसिव इतनी हो गई है। नॉट दैट कि आपको लाहौर में खाली घर नहीं मिलेगा, बेतहाशा खाली घर और अपार्टमेंट है, पर इन्फ्लक्स की वजह से उसकी प्राइस इस जगह पे चली गई है कि वो यहाँ के रहने वालों के लिए अफोर्डेबल ही नहीं रहा। सो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अगेन सबको बड़ा शौक़ होता है लंदन का, लेकिन अगर आप देखें तो लंदन की वजह से बरतानिया में भी मसाइल पैदा हो गए। सो ये जो लंदन मॉडल है ना, जिसको सब फॉलो करते हैं कि हम लाहौर को भी लंदन बना देंगे, ये कोई इतना कामयाब मॉडल वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी नहीं है सर। लंदन के ऊपर फोकस कर करके पॉलिसी मेकिंग वहाँ से कर करके उसको पावर सेंटर बना के बाकी शहरों को निगलेक्ट कर करके जब ब्रेग्जिट की बारी आई तो लंदन के अलावा बाकी साहब ने कहा जी ठीक है जी ब्रेग्जिट कर लें। ब्रेग्जिट का खामियाजा जो है वो सब बैठ के वहाँ पर भुगत रहे हैं। वहाँ पर उनके हालात जो है वो उस तरह की तो नहीं है ना, वो बरतानिया की वो बात तो नहीं है अब दुनिया में। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। इसी से कहते हैं मैं एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ सर, ये पहले भी बात कर चुके हैं। ये असल में बात है जून 25 की, आज से तकरीबन महीना से थोड़ा कम पहले, कि पंजाब असम्बली का एक कानून पास हुआ है जिसको कहते हैं पंजाब पब्लिक अवेयरनेस एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2025। जून 25 को ये पास हुआ। ये कानून दो चीज़ें करता है। एक तो ये ब्लॉक कर देता है ये कानून किसी को भी इस चीज़ पे सवाल उठाने से कि जो हुकूमत सेल्फ प्रमोशन करती है और एड स्पेंडिंग करती है, वो ब्रॉडकास्ट पे हों, वो प्रिंट में हों, वो रेडियो पे हों, वो होर्डिंग्स पे हो, जहाँ पे भी हो, उसके ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते पंजाब गवर्नमेंट को। एक तो ये कानून ये इस चीज़ को कहती है। दूसरा ये भी कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट जो है उसको रीनेम कर सकती है। मतलब कोई पब्लिक ओरिएंटेड अगर इमारत खड़ी है या कोई जगह है जो भी है, उसका नाम जो है आप तब्दील कर सकते हैं विदाउट हिंड्रेंस। तो सर ये दो चीज़ें ये कानून कहता है। देखें जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे इसलिए लिंक्ड है कि जब आप डेवलपमेंट करेंगे कहीं पे भी, अब ऐसे तो नहीं है ना कि लाहौर बड़ा भी तो है ना काफ़ी, कि आप फ़र्ज़ करें लाहौर के एक जगह पे काम कर रहे हैं, उस अवाम उस इलाके की जो अवाम है उनको तो पता होगा कि ये काम यहाँ पे और उनके सामने हो रहा है, लेकिन आपने पूरे पंजाब को बताने, क्योंकि आप वोट तो पूरे पंजाब से लेते हैं, उसको बताने का तरीका एक ही है कि आप इश्तिहारात के ज़रिए लोग सबको बताएं कि हमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। और सर इसी के ऊपर तो इश्तिहार लगते हैं। आज तक किसी ने अमेरिका या सऊदी अरेबिया का दौरा करके आई हैं मरीम नवाज साहिबा या मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो उसका इश्तिहार तो नहीं लगा ना। वो तो और लोग खुशामदी तौर पर कह देते हैं जी कि हम मुबारकबाद पेश करते हैं, वो बड़े कम होते हैं। अमूमन इश्तिहारात तो इस चीज़ के लगते हैं कि आपने नई बस सर्विस शुरू की है, नई सड़क बनाई है, सूरज मुतारिफ कराई किसी ऐसी जगह पर जहाँ नहीं थी, तो उनके ऊपर अब सवाल जवाब नहीं हो सकते। तो सर अब देखें कि ये कानून ही पास हो गया, तो अब हम इस पे तनकीद तो कर नहीं सकते, अब तारीफ ही हो सकती है। सर कितना अच्छा कानून है, जबरदस्त, मजा आ गया। तारीफ है सर। नंबर वन देखें, इस तरह कर लेते हैं इसको सर, मैं सोचने दे जरा मुझे सर इसका आसान है कि अगर लोगों को पता नहीं होगा कि अब आप नीश हो गए ना, अब लाहौर के पास ये तो हमने फैसला कर लिया कि बाकी शहर जो हैं उनमें सब नहीं जा रहे बल्कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप किसी जगह जाते हैं सर, आप किसी नए रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, आप जब किसी नए आप ट्रैवल कर रहे हैं, होटल जाते हैं आप, तो आप रिव्यूज़, कमेंट्स, दीगर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब लाहौर की जो अगर आपने चीज़ें पता करनी है तो वो इश्तिहारात हैं, तो जब तक वो इश्तिहारात का मुआयना नहीं करेंगे, अब सब तनकीद करने बैठ जाएँ कि जी ये इश्तिहार पब्लिक मनी से लगा है, क्यों लगा है, क्या ज़रूरत थी इस कैंपेन की, 25 सफ़ों का सप्लीमेंट देने की क्या ज़रूरत है, ये वो। तो जो लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं उनको इन्फॉर्म कौन करेगा कि यहाँ आओ? सर ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप देखें ना, अखबार एक डाइंग इंडस्ट्री थी सर, इस गवर्नमेंट ने उसको उठा दिया है, कोई शक। और मतलब ऐसा वैसा उठाया कि खाली वेंटिलेटर पे नहीं डाला, मतलब बंदा जो है वो जो जिसका नाम अखबार था वो दौड़े लगा रहा है। तो और क्या चाहिए सर? सर ये मैं आपको सीरियसली बताऊं, वैसे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो पर्सनली इस चीज़ को ना बड़ा अच्छा समझता हूँ कि इश्तिहारात का सिलसिला चल रहा है, वो पंजाब गवर्नमेंट के सिलसिले चल रहा है। और सर इश्तिहार कौन सा अच्छा होता है मज़े का, जो पड़ोस से आया हो। मतलब पंजाब गवर्नमेंट का जो दफ्तर है इश्तिहारात का, DGPR वगैरह, वो साथ ही है ना, हमारे लाहौर के अंदर है। बिल्कुल। तो अगर आप लाहौर बेस्ड एक न्यूज़पेपर हैं और आप पंजाब बेस्ड न्यूज़पेपर है रादर, तो आपके लिए तो बेस्ट है कि आपके बिल्कुल साथ ही हैं, आप जाके मिल चलें, उनसे गुफ्तगू करें, उनको कहें कि कुछ इश्तिहार सुर दें हमें, तो वो आपको मिल जाएगा। ये कितना फजूल सा इश्तिहार है सर कि अब फेडरल गवर्नमेंट जा रहे हैं ऑल द वे, जाके इश्तिहार लेने को जा रहे हैं। सर वो फेडरल गवर्नमेंट तो
कम प्रोजेक्ट करती है ना निस्बतन एक सूबाई गवर्नमेंट की। सूबाई गवर्नमेंट तो करनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इट्स विन विन फॉर एवरीवन। मज़ा आ रहा है सर, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं कहता हूँ कि बस यही किया करें कि ना कानून बना दिया करें ताकि हमारे पास ऑप्शन ही कोई ना रहे, और उसके बाद जो है ना, जो इनका गिला है कि जी तनकीद बड़ी होती है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर सब लोग बैठ के अच्छी अच्छी बातें किया करेंगे, क्योंकि अब कानून बन गया तो इसका मतलब तनकीद करने पे तो हम जेल भी जा सकते हैं। तो वो तो ऐसा कोई हम इरादा नहीं रखते, जेल जाने का इरादे नहीं रखते। दूसरा सर, इसके अंदर जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जो है वो रीनेम कर सकती है पब्लिक प्रोजेक्ट को। अब इसमें ज़ाहिर है ये बारीकी समझने की ज़रूरत है, क्या ये आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो समझ नहीं आती, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट ही नेम करती है। रीनेम क्या करने हैं? रीनेम बाय डेफिनेशन मीन्स के जो एक प्रोजेक्ट बना हो माजी में, उसका एक नाम रखा गया और उसका नाम अब तब्दील करने का प्रोग्राम बन रहा है, तो वो कर लें। ये उसी से ये मुझे नहीं लगता उससे ताल्लुक़ रखती है चीज़ कि आपको याद है सर वो सारा सिलसिला चला था कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था या जिना की अस्पताल के साथ एक कार्डियो सेंटर बनाना था जिसका नाम था मरीम नवाज साहिबा के नाम था। उससे भी हमें कोई एतराज़ तो नहीं था उसका, लेकिन लोगों ने बड़ा एतराज़ किया, तो फिर आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब ये कानून साथ आ गया, लेकिन ये दोनों लिंक्ड नहीं है मेरे ख्याल में। मुझे तो इस कानून पे भी खुशी है ऑनेस्टली। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे जो है ना, नाम रखते हुए बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हुआ जाता। मतलब कुछ शख्सियात हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा नाम मंसूब हैं। मतलब अगेन बहुत ही बाइज़्ज़त है हमारे लिए जिना साहब और इकबाल साहब, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें उनसे मंसूब हैं, कई दफ़ा आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने किधर जाना था। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो लाहौर के अंदर 3 कॉलेज रोड हैं और उनमें से 2 पे एक भी कॉलेज नहीं है। सो उनके नाम बदलने चाहिए। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, अगर उसमें से नाम रखे जाएं, उनके नामों से मंसूब किया जाए, तो यहाँ पर उसका एक असर मुस्बत होगा कि बच्चा जब पूछेगा कि ये कौन था, और जब माँ बाप बताएंगे कि गाने वाला था, ये कोई एक्टर था, तो उनको पता लगेगा कि अच्छा ये काम कोई इतना बुरा नहीं होता, इस पे आपको जो है वो जाने जाते हो, पहचाने जाते हो, हुकूमत आपको इस पे इंडोर्स करती है। सो इससे जो है ना मुआशरा खुलेगा। तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक है सर, बिल्कुल करना चाहिए आर्टिस्ट के ऊपर। और उसके अंदर आपको पता है हमारे शो का और हमारा तो एक बुनियादी जो मानना है हर चीज़ के ऊपर कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं उनका नाम तो हर जगह इमारत पे हो सकता है, वो कार्डियक विंग हो या फिर वो ऑर्थोपेडिक विंग हो, कुछ भी कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक विंग वैसे सर मेरे ख्याल में वसीम भाई के नाम करना चाहिए, वसीम अकरम साहब के नाम। तो सर ये चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल। मतलब मेरे ख्याल में जितना नाम नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने पाकिस्तान का रोशन किया है वो और किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सर, ये वो ही ट्रूली मतलब जो है ना हमें मैप पे लेकर सर हम इसी नुक्ते पे सर आज शो ख़त्म करेंगे, जो कि बेहतरीन नुक्ता है खान साहब का। तो बारह इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।